जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th NCERT कवर करेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। NCERT क्लास 9th में हिस्ट्री में पूरा 5 चैप्टर हैं इसमें, जो कि आज हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, फ्रांस की क्रांति। इसका पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति है और दूसरा यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति, और इसका तीसरा चैप्टर है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसका चौथा चैप्टर है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। ठीक है। इसका पांचवा चैप्टर है आधुनिक विश्व में चारवाहे आभार। ठीक। आज हम पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति को कवर करेंगे। आइए देखते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का कैसे शुरुआत हुआ, वहाँ का राजा लुई 16वां था। आइए देखते हैं। फ्रांस की क्रांति जो है, देखते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। अब जो है 14 जुलाई 1789 में पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। अब आतंक का माहौल क्यों था? क्योंकि वहाँ का जो सम्राट है, ये जो है वहाँ का नगर में ये अफवाह उड़ गई थी कि वहाँ का सम्राट सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है और नागरिकों पर गोलियां चलाने का अधिकार दे दिया है। इसीलिए वहाँ पर आतंक का माहौल था। ठीक। ये सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, और उसी के विरोध में लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुईं और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। कौन? वहाँ के नागरिक जबरन प्रवेश कर गए। ठीक। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर की पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला। बास्तिल का किला क्या था? जो एक वहाँ के बास्तिल के किले को वहाँ के नागरिक जो है बड़ी घृणा से देखते थे, और वह निरंकुशता का प्रतीक था। बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। वो वहाँ के नागरिक जो है भारी मात्रा में गोला बारूद को ढूंढ रहे थे, जो कि उनको बास्तिल के किले के अंदर मिलने की संभावना लगी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। ठीक। वहाँ जो है बास्तिल का कमांडर मारा गया, और वहाँ जो है 7 नागरिक कैद थे और सातों नागरिक को वहाँ से रिहा करा लिया गया। देखिए, सशस्त्र लड़ाई में कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसीलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह को सजोना चाहते थे। ठीक। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। वहाँ जो है रोज़ की जो खाने की चीज़ें हैं, पाव रोटी, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ गई थी। इसका अधिकांश जनता जो है विरोध कर रहे थे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। बाद ही में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति
फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। मतलब कि जहाँ से फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई वहाँ सम्राट के फांसी देने तक ये ख़त्म हो गई। जैसे देखते हैं क्या क्या हम देखें कि 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में प्रारंभ पेरिस नगर में सब लोग इकट्ठा हो गए और पूर्वी भाग की ओर चल पड़े थे। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को तोड़ डाला गया। बास्तिल का किला जो है राजा के निरंकुशता का प्रतीक था और लोग इसे घृणा से देखते थे। और ढहा के अवशेष जो है बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इसे बतौर स्मृति के रूप में सजोना चाहते थे। सशस्त्र लड़ाई में जो है बास्तिल का कमांडर मारा गया और वहाँ के कैदी को छुड़ा लिया गया जिसकी संख्या 7 थी। महंगाई बढ़ गया, पाव रोटी महंगी हो गई, करें भी बढ़ गई। इसको हमने देखा। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा है, आगे देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके पहले हम देखते हैं जो है कि फ्रांस जो है 3 स्टेट में बटा था। फ्रांस जो है 3 स्टेट में बटा था। प्रथम था पादरी वर्ग और द्वितीय था कुलीन वर्ग और तीसरा जो है तीसरे स्टेट में बड़े व्यापारी और जो है कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे भूमिहीन किसान, ये लोग आते थे। यहाँ से देखते हैं। सन 1774 में बुर्ब राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। जो है 1774 में लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया। जब वह राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उन्होंने देखा कि जो है राजकोष खाली पड़ा है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, जो कि फ्रांस इसके पहले जो युद्ध लड़ा था उसमें उसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च का बोझा अलग से था। ठीक है, फिजूल खर्च का बोझा अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इसके बाद जो है लुई 16वें के शासनकाल में ही फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी ज़्यादा अधिक कर्ज और जुड़ गया। ठीक है, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था। ये 13 उपनिवेश जो है अमेरिका को साझा शत्रु से आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए सहायता दिया था फ्रांस। उसके बाद जो है उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्ज था। उसके पहले से ही उसके ऊपर 2 अरब लिब्रे का बोझ था। ठीक है, सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब मतलब कि जो कि फ्रांस की सरकार ने जिससे जो कर्ज लिए थे अब वो ज़्यादा ब्याज की मांग करने लगे, 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर था। ठीक है, मजबूर था। अपने
नियमित खर्च जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। वहाँ उन्होंने जो है फ्रांस की सरकार ने करों में वृद्धि करना शुरू कर दिया। ये सब घाटा देखने के बाद करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा। अभी मैंने ऊपर बताया था 3 स्टेट में बटा था। देखिए कौन कौन से, यहाँ देखिए ये प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग थे और दूसरे में कुलीन वर्ग थे और जो है तीसरे में कौन थे, तीसरे में थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील और किसान। 2 भागों में बटा था, किसान और कारीगर थे। ठीक, अब देखते हैं 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। यहाँ तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। ये लोग सिर्फ ये ही लोग कर अदा करते थे और जो है कोई नहीं करता था। ये दोनों लोग नहीं करते थे। प्रथम और द्वितीय लोग कर अदा नहीं करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। ठीक, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की बहुत संख्या कम थी। जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट अमीर का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को जो है कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, मतलब जन्म से ही उनको अधिकार प्राप्त थे। और तीसरे वर्ग के स्टेट को कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे। उनको सारा कर चुकाना पड़ता था और इन लोगों के ऊपर कोई कर नहीं होता था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसान से सामंती कर वसूलता था। जो कुलीन वर्ग था दूसरे स्टेट के लोग थे। कुलीन वर्ग को जो है किसानों से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर पर खेती काम, सैन्य सेवाएं अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने में बाध्य होते थे। ठीक, हमने देखा कि जो है किसान अपने स्वामी की सेवा और घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में आदि सहयोग करते, जो तीसरे स्टेट के लोग थे। ठीक, चर्च भी जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उसमें चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद एक धार्मिक कर था जो कि पादरी वर्ग लगाते थे। चर्च किसानों के ऊपर टाइद एक धार्मिक कर था। ठीक है, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों में टाइल जो है
एक प्रत्यक्ष कर था जो कि सरकार लगाते थे। जो टाइल जो है प्रत्यक्ष कर था जो कि सरकार लगाता था, और एक टाइद जो है एक धार्मिक कर था जो कि चर्च लोग लगाते थे किसानों के ऊपर। ठीक, और अप्रत्यक्ष और काफ़ी अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर में नमक, तंबाकू रोजाना उपभोक्ता की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझा करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। पहले स्टेट के लोग और दूसरे स्टेट के लोग कोई कर अदा नहीं करते थे, और जो है कर का अदा सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग ही करते थे, जिसमें फ्रांस का कारोबार चलता था। उनका शासन तीसरे स्टेट के लोगों से ही चलता था। टाइद जो है चर्च लगाता था, धार्मिक कर था, और टाइल जो है प्रत्यक्ष कर था जो कि सरकार लगाती थी। टाइल, ठीक, टाइद को हम कहेंगे किसान, टाइद को हम कहेंगे चर्च लगाता था। टाइद है ना, तो एक धार्मिक कर था। टाइल कह देंगे तो प्रत्यक्ष कर था जो कि सरकार लगाता था। ठीक है, उसके बाद भी अप्रत्यक्ष कर भी लगते थे। जैसे रोजाना की वस्तुओं का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वैसे ही उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। जैसे नमक और तंबाकू रोजाना की उपभोक्ता की वस्तुओं को भी पर लगाया जाता था। ठीक, आगे हम देखते हैं। ये देखिए, जीने का संघर्ष अगली हेडिंग है, क्योंकि हम इसके पहले हम जो आप लोगों को पढ़ाए हैं शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे कि 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, और जब वो गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र जो है सिर्फ वह 20 साल का था, और उसका विवाह राष्ट्रीय की राजकुमारी मेरी एंथोइनेट से हो जाता है। और राज्यारोहण जब उसका होता है तो उसका राजकोष एकदम खाली था, मतलब राजकोष में कोई पैसा ही नहीं था। और क्यों पैसा नहीं था? क्योंकि वहाँ का बहुत फिजूल खर्च था, शान शौकत बहुत थी, और युद्ध भी बहुत दिनों से लड़े जा रहे थे। लंबे समय के युद्धों के कारण भी वित्तीय संसाधन खत्म हो गए थे। और लुई 16वें के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। और जो है फ्रांस के ऊपर युद्ध के कारण 10 अरब लिब्रे से ज़्यादा जो है कर्ज था। लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा थी। और 18वीं सदी में फ्रांस 3 स्टेट में बटे थे। एक था पादरी पहला, और दूसरा स्टेट था कुलीन, तीसरा जो है सामान्य था। और जो है पादरी और कुलीन जो वर्ग थे उनको जन्म अधिकार प्राप्त था, मतलब जन्म से ही उनको अधिकार प्राप्त था, और उनको टैक्स नहीं देने होते थे। ठीक है, और जो सामान्य लोग तो थे उनमें किसान कारीगर आते थे और उनको कर चुकाना पड़ता था। ठीक, और जो है अब किसानों को कर चुकाना पड़ता था तीसरे लोगों के ऊपर जो कर था। इसमें जो है चर्च भी इनके ऊपर कर लगाता था, धार्मिक करता था। एक चर्च क्योंकि ये धर्म है तो उसको धार्मिक कर बोल सकते हैं। और टाइद जो है टाइद लगाता था किसानों के ऊपर टाइद धार्मिक कर लगाता था चर्च। और सरकार भी किसानों के ऊपर कर लगाता था जो है टाइल उसको बोलते हैं। टाइल प्रत्यक्ष कर होता था, और बहुत से अप्रत्यक्ष कर भी किसानों के ऊपर लगे थे, जिसको हम कह सकते हैं नमक पर, तंबाकू पर, जिसे रोजाना की वस्तुओं का जो हम प्रयोग करते हैं उस पर भी कर लगे थे। और करों की कर बहुत ज़्यादा हो गए थे किसानों के ऊपर। ठीक, आइए आगे हम देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारा क्या है, जीने का संघर्ष। ठीक है, अगली हेडिंग हम देखते हैं जीने का संघर्ष। ठीक, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में
बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब कि देखिए 1789 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ है और 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई उसमें उसकी जनसंख्या फ्रांस के लोगों की 2.8 करोड़ हो गई। कितना अधिक हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेज़ी से बढ़ गई। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमतें तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी। मतलब कि जो है मजदूर जो है कारखानों में काम करते थे और मजदूरी बढ़ गई, लेकिन उनका जो है मतलब जो काम करते थे वो बढ़ गया, लेकिन महंगाई के हिसाब से उनका जो सैलरी थी वो नहीं बढ़ी। ठीक। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी हो गई। जब जो है जितना काम कर रहे हैं उतना उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो इससे जो है अमीर और गरीब की खाई चौड़ी हो गई। इस स्थिति तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी और इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ठीक, काफ़ी आम थे। अगली हेडिंग क्या है ये, अभी तक जो हम पढ़े उसको देखते हैं। जो है फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी और जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। और मजदूरी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। ठीक है, ये सब में आगे हेडिंग में हम देखते हैं उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। विशेषाधिकार जो प्राप्त थे मध्य वर्ग ने कैसे उसको हटाया, देखते हैं। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। जिम्मेदारी तीसरे स्टेज के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध एवं शिक्षित होकर नए विचार में संपर्क में आए। ठीक है, मतलब जैसे जो जनसाधारण लोग थे वो थोड़ा सा समृद्ध हो गए, शिक्षित हो गए, नए विचार उनमें आए, तो उनको ही मध्य वर्ग कहा जाता है। जो तीसरे स्टेज के लोग थे, जो शिक्षित हो गए थे, नए विचार उनके अंदर आए थे, तो उनको ही मध्य वर्ग कहा जाता है। और ये मध्य वर्ग ने ही जो है क्रांति की थी, नए विचार आए थे। देखिए 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। जैसे जो मध्य वर्ग नए आए थे वो समुद्री पारी व्यापार से और ऊनी और रेशमी वस्त्रों से जो है संपत्ति अर्जित कर ली थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेज में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ठीक है, ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना
था कि समाज के किसी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब ये कौन बोल रहे हैं? मध्य वर्ग के लोग, जो तीसरे स्टेट के लोग नए विचार में आए हैं। ठीक। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का अधिकार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। ठीक है। और जॉन लॉक की पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक क्या कहते हैं। जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। जो है जॉन लॉक अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी निरंकुश अधिकारों का जो है खंडन किया था। ठीक। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? रूसो ने। रूसो ने क्या किया था कि जॉन लॉक के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन पर अधिकार सरकार का प्रस्ताव रखा था। इनका क्या था? जो है जॉन लॉक का क्या था कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया था, और रूसो ने सामाजिक अनुबंधन की बात की थी। ठीक। और मॉन्टेस्क्यू आते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने एक रचना की थी। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज। सरकार के अंदर इन्होंने कहा था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कहा था कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। ठीक है, सत्ता विभाजन की बात कही थी। जॉन लॉक हो गए। ठीक, जॉन लॉक हो गए और मॉन्टेस्क्यू हो गए और रूसो हो गए। तीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीन लोग। जॉन लॉक क्या बोले थे कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किए थे, और मॉन्टेस्क्यू बोले कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बोले कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात बोली थी, और रूसो बोले सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार। ठीक, सामाजिक अनुबंधन पर सरकार बनाने को कहा था। ठीक है, देखते हैं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। किस मॉडल की? जो फ्रांस में इन तीनों के विचार थे। अमेरिका में इसी विचारों के हिसाब से वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ठीक, दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी, और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा कराने के लिए
फिर कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक, गुस्सा भड़क उठा। हमने क्या देखा कि जो है उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना में हमने देखा कि जनसाधारण लोग समृद्ध हो गए, उनमें जो है नए विचार आए और शिक्षित हो गए, तो वो सवाल उठाने लगे जो सरकार इनके विरुद्ध कर रही थी, कर बढ़ा रही थी, ये सब कुछ कर रही थी, तो उनको ज्ञान आया, तो फिर वही उभरे मध्य वर्ग के रूप में। तो 18वीं सदी में नए एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसको मध्य वर्ग कहें। जो है कि कैसे वो समृद्ध हो गए थे, कैसे हो गए थे, समुद्र पारी व्यापार और रेशम वस्त्र का उत्पादन करके समृद्ध हो गए थे। तो फिर और जॉन लॉक आए और फिर रूसो आए, मॉन्टेस्क्यू आए। तो जॉन लॉक ने अपनी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने कहा था कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया था, और रूसो ने सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार की बात कही थी, और मॉन्टेस्क्यू जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद करा लिया, और इसी मॉडल पर वहाँ अमेरिका में सरकार बन गई। फ्रांस में भी इन विचारों पर चर्चा होने लगी, और पुस्तकें, अखबार लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ने जाने लगा, ताकि जो है जो अनपढ़ लोग भी हैं इसको सुने और इसका विचार अपने मन में लाएं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्रांति की शुरुआत। अब जो है क्रांति की शुरुआत हो। पिछले भाग में आप देख चुके कि किन कारणों में लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगाता था। प्राचीन जो है राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगाता था। वो जो है इसके लिए उसे तीसरे स्टेट जो है स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा, मतलब कि स्टेट जनरल की सभा बुलानी पड़ती थी, प्रतिनिधि सभा उस बैठक बुलाता था, और करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक इम्पॉर्टेंट है ये, इसकी अंतिम बैठक 1614 में हुई थी। ठीक है, 1614 में हुई थी इसकी अंतिम बैठक। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे गए। पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। सामने आमने की कतारों में बिठाए गए तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे, वो पीछे खड़े थे, और तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। जो स्टेट जनरल की सभा थी उसमें किसान, औरत और कारीगर नहीं आ सकते थे, उनका प्रवेश वर्जित था। फिर लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो है 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों
एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ ले आए थे। ठीक है। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। ठीक है। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे स्टेट के वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। जैसे कि जो पहले स्टेट के लोग हैं और 300 प्रतिनिधि भेजते थे और दूसरे स्टेट के लोग 300 और जो है तीसरे स्टेट के लोग 600 प्रतिनिधि अपना भेजते थे। और हर एक स्टेट जो कैटेगरी डिवाइड थी पहले दूसरे तीसरे का, तो फिर उसमें से एक ही सदस्य वहाँ जाता था। ठीक है। जैसे 300 में एक, फिर 600 में एक, देखिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार था। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। रूसों की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है रूसों ने क्या था, सामाजिक अनुबंधन पर सरकार किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। ठीक, सभा से बाहर चले गए प्रतिनिधि। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। ठीक, और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और अबेसिये ने किया। मिराबियो के बारे में देखते हैं। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ, लेकिन वह सामंती व्यवस्था विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। ठीक, सामंती व्यवस्था को खत्म करने वाले अधिकार से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। अबेसिये मूलतः पादरी था। ठीक है, अबेसिये मूलतः पादरी था। जो है उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक के से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट किसने निकाला था? अबेसिये। ठीक है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोर में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। ठीक, दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक, देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय
से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और वेचलों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। ठीक। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी जनसंख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। ठीक। अब देखते हैं कि 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों कर्तव्यों बंधनों वाली सामंती व्यवस्था से उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादी वर्ग के लोग भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया जो चर्च लगाता था, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिप्रे की संपत्ति सरकार के हाथों में आई। ठीक। इतना हम देख चुके हैं। जो है क्या हुआ था कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी कि प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट जो है अपनी मर्जी से कर नहीं लगाता था। कर जो है स्टेट जनरल के प्रतिनिधि सभा को बैठक बुलाकर वो कर लगाता था। जैसे कि नए कर की मंजूरी उसे को प्रतिनिधि सभा स्टेट जनरल से लेनी पड़ती थी, और यह एक राजनीतिक संस्था थी। तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, जैसे पादरी, कुलीन, साधारण लोग, और बैठक जो है सम्राट तय करता था। इसकी अंतिम बैठक जो है कब हुई थी? 1614 में हुई थी। लुई 16 में जो है नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी 5 मई 1789 को, और पहले और दूसरे स्टेट के प्रतिनिधि 300 के आमने सामने कतार में, और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि पीछे खड़े थे। और प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तीसरे स्टेट का समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे, और किसानों, औरतें एवं कारीगरों को सभा में प्रवेश से वर्जित था। और इनका जो है 40,000 पत्रों के माध्यम से शिकायत की सूची दर्ज की गई थी। ठीक। स्टेट जनरल में नियम क्या था कि प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, परंतु तीसरे स्टेट के लोग जो थे पूरी सभा में मतदान तीसरे स्टेट के लोग मांग कर रहे थे कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें जो है प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार हो। लेकिन सम्राट को यह बात पसंद नहीं आई। तब तीसरे स्टेट ने इसी का पालन किया, लोकतंत्र का सिद्धांत का पालन किया। जो है रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार हो। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और तीसरे स्टेट ने इसका विरोध किया, और वो सभा से बाहर चले गए, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जो है 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और उन्होंने शपथ ली जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं कर देंगे तब तक ये संविधान असेंबली भंग नहीं होगी। इसका नेतृत्व मिराबियो अबेशिये ने किया। जो मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। जो है ये कुलीन परिवार में हुआ था, परंतु यह जो है समानती विशेषाधिकार को खत्म करना चाहता था। इसने पत्र निकाली, वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष भाषण दिया, और अबेशिये जो है पादरी था। वो तीसरा स्टेट क्या है इस शीर्षक से एक प्रचार किया और पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। जो है ठीक है। और जिस समय फ्रांस आंदोलित हो रहा था उसी समय जो है असेंबली अपना प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, उसी समय फ्रांस
आंदोलित हो रहा था और ठंड में जो है फसल बर्बाद हो गई थी, पाव रोटी महंगी हो गई थी और 14 जुलाई बास्तिल पर धावा बोल दिए थे। 1789 में 14 जुलाई 1789 में बास्तिल किले पे धावा बोले और जो है लुईस ओलोमे ने अंत असेंबली को मान्यता दे दी थी और 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया था। ठीक, और जो है पादरी वर्ग के लोगों को भी विशेषाधिकार छोड़ने पड़े थे और जो धार्मिक कर पादरी वर्ग लगाता था टाइद, उसको समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और 20 अरब लिब्रे संपत्ति सरकार के हाथों में आई थी। ठीक है।